Civil Uprisings and Tribal Revolts 1757 to 1856। दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में तो हम सभी कुछ न कुछ जरूर जानते हैं, लेकिन उससे पहले भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह की कई आवाजें उठी थी जिनके बारे में अक्सर लोगों को कम पता होता है। आज हम ऐसे ही कुछ रिवोल्ट्स एंड अपराइजिंग्स की चर्चा करने वाले हैं। ये रिवोल्ट्स देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर हुए थे। मुख्य तौर पर इन रिबेलियंस के 3 फॉर्म्स देखे जाते हैं: सिविल अपराइजिंग्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स और पेजेंट मूवमेंट्स। आज की वीडियो में हम पहले 2 यानी कि सिविल अपराइजिंग्स और ट्राइबल रिवोल्ट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिविल अपराइजिंग्स की। ब्रिटिश रूल के शुरुआती 100 सालों में यानी कि 1757 से 1856 के बीच हुए इन सिविल रिबेलियंस के पीछे कुछ कॉमन कॉजेस थे। सबसे पहले उनको समझते हैं। कॉजेस बिहाइंड द सिविल रिबेलियंस। दोस्तों, सिविल अपराइजिंग्स के पीछे सबसे बड़ा कारण इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू सिस्टम में ब्रिटिशर्स द्वारा तेजी से किया गया बदलाव था, जिसकी वजह से एग्रेरियन सोसाइटी पूरी तरह से उथल पुथल हो गई थी। उदाहरण के तौर पर लैंड रेवेन्यू रेट्स इतने हाई कर दिए गए थे कि पेजेंट्स और जमींदार्स दोनों ही परेशान थे। इसी तरह ब्रिटिशर्स ने नया जस्टिस सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिससे जस्टिस न सिर्फ महंगा बल्कि लोगों से दूर हो गया था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होने से हजारों की संख्या में आर्टिजन्स की रोजी रोटी छिन गई थी। इसके अलावा ब्रिटिश रूल का फॉरेन कैरेक्टर भी विद्रोह का एक कारण था। लोगों को एक विदेशी शक्ति के अधीन होना कभी अच्छा नहीं लगता। इंडियंस के प्राइड को भी ब्रिटिश रूल ने हर्ट किया था और इसीलिए फॉरेनर्स को अपनी जमीन से बाहर करने के बहुत से एफर्ट्स देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिबेलियंस उनका बंगाल पर कब्जा होने से ही शुरू हो जाता है। शायद ही ऐसा कोई साल गया हो जब इनके विरुद्ध कोई आर्म्ड रिबेलियन ना हुआ हो। 1763 से 1856 के बीच 40 से ज्यादा मेजर रिबेलियंस होते हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा माइनर वंस भी थे। आइए अब अलग अलग रीजन्स में होने वाले सिविल रिबेलियंस के कुछ उदाहरण देखते हैं। शुरुआत करते हैं बंगाल और ईस्टर्न इंडिया से। रिवोल्ट्स इन बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना रूल बंगाल में ही स्टैब्लिश किया था, इसलिए सबसे पहला विद्रोह भी यहीं शुरू होता है और वो था 1763 में होने वाला सन्यासी रिबेलियन। इस रिबेलियन को रिलीजियस मंक्स यानी सन्यासीज और बेदखल किए हुए जमींदार्स लीड कर रहे थे और इनका साथ देते हैं पेजेंट्स और नेटिव आर्मी से निकले हुए सोल्जर्स। सन्यासी रिवोल्ट के पीछे मेन कारण होली प्लेसेस को विजिट करने पर लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस थीं। सन्यासी अक्सर होली श्राइन्स की यात्रा करते थे और वहीं के लोकल जमींदार्स इन्हें दक्षिणा दिया करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को लगता है कि ये लोग उनका हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही इतने बड़े स्तर पर लोगों का घूमना उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम लगता था, इसलिए वो सन्यासी की विजिट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं और इसी से नाराज सन्यासी उनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। रिवोल्ट के दौरान कंपनी की फैक्ट्रीज और स्टेट ट्रेजरीज पर रेड की जाती है। ये लोग कंपनी की आर्म्ड फोर्सेस का बहादुरी से सामना करते हैं। इनका विद्रोह 1800 तक चलता रहता है। बंकिम चंद्र चटर्जी की नॉवल आनंद मठ इसी विद्रोह पर बेस्ड है। सन्यासी रिबेलियन के बाद 1766 से 1772 तक चुआर विद्रोह हुआ था। यह बंगाल और बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला था। इसके अलावा ईस्टर्न इंडिया के मेजर रिबेलियंस में 1783 में होने वाला रंगपुर और दिनाजपुर रिबेलियन, 1799 में बिष्णुपुर और बीरभूम, 1804 से 17 के बीच ओडिशा के जमींदार्स का विद्रोह और 1827 से 40 तक चलने वाला संबलपुर रिवोल्ट आता है। ईस्टर्न इंडिया के बाद आइए अब साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं। रिवोल्ट्स इन साउथ इंडिया। दोस्तों, साउथ इंडिया में विजयनगरम के राजा 1794 में रिवोल्ट करते हैं। 1790s में तमिलनाडु के पोलीगर्स का विद्रोह भी होता है। पोलीगर्स बेसिकली साउथ इंडिया के जमींदार्स को कहा जाता था और इनका विद्रोह टैक्सेशन को लेकर हुआ था। इसके अलावा 1805 में
ट्रेवनकोर के दीवान वेलुथाम्पी का हेरोइक रिवोल्ट होता है। 1805 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने ट्रेवनकोर के राजा पर सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी इंपोज कर दी थी, लेकिन राजा ट्रीटी के हार्श टर्म्स की वजह से नाराज हो जाते हैं और सब्सिडी पे नहीं करते। ऐसे में ब्रिटिश रेजिडेंट जब इन्हें सब्सिडी पे करने के लिए फोर्स करने लगता है तो उसके एटीट्यूड से लोगों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ जाती है और दीवान वेलुथाम्पी आर्मी की नायर बटालियन के सपोर्ट से रिवोल्ट कर देते हैं। ब्रिटिशर्स को एक बड़ी फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ती है इस विद्रोह को दबाने और यहां शांति स्थापित करने के लिए। 1830-34 में विशाखापट्टनम में, 1835 में गंजम में और 1846-47 में कुरनूल में मेजर अपराइजिंग देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं वेस्टर्न इंडिया की। रिवोल्ट्स इन वेस्टर्न इंडिया। दोस्तों, 1816 से 1832 के बीच सौराष्ट्र के चीफ्स बार बार ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह करते हैं। इसी तरह गुजरात के कोलीज भी 1824 से 28 तक, 1839 में और फिर 1849 में विद्रोह का बिगुल बजाते हैं। इनके विद्रोह का कारण ब्रिटिश रूल का इम्पोजिशन और उनके द्वारा कोलीज के फोर्ट्स को तोड़ा जाना था। इसके अलावा कंपनी द्वारा एस्टैब्लिश्ड नए एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बड़ी संख्या में ये लोग बेरोजगार भी हो गए थे। पेशवा की हार के बाद से ही महाराष्ट्र में लगातार विद्रोह का सिलसिला चलता रहता है, जिसमें 1818 से 1831 के बीच भील अपराइजिंग हुई थी। भील खांडेश के हिल रेंजेस में रहते थे और ब्रिटिशर्स ने इनके रीजन में इंट्रूड करना शुरू कर दिया था। लोकल्स इस इंट्रूजन से नाखुश थे और उन्होंने इस बात का रिवोल्ट किया। इसके साथ ही 1824 में चिन्नावा द्वारा लेड कित्तूर अपराइजिंग, 1841 की सतारा अपराइजिंग और 1844 का गडकरीज का रेवोल्यूशन प्रोमिनेंट है। देश के बाकी रीजन्स की तरह ही नॉर्थ इंडिया भी शांत नहीं रहता है। रिवोल्ट्स इन नॉर्थ इंडिया। दोस्तों, 1824 में आज के यूपी और हरियाणा ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हथियार उठा लिए थे। इसके अलावा 1805 में बिलासपुर का विद्रोह, 1814 से 17 के बीच अलीगढ़ के तालुकदार्स का विद्रोह, 1842 में जबलपुर के बुंदेलाज का रिवोल्ट और 1852 में खानदेश में हुआ विद्रोह मेजर रिबेलियंस की कैटेगरी में आते हैं। ये तो बात हुई मेजर सिविल रिबेलियंस के कुछ उदाहरणों की। आइए अब इनका थोड़ा एनालिसिस भी करते हैं। एनालिसिस ऑफ सिविल अपराइजिंग्स। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में हुई 100 से भी ज्यादा इन सिविल अपराइजिंग्स में हमें आम लोगों का करेज देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि कैसे ब्रिटिश रूल के शुरुआती सालों से ही इंडिया के लोग इसका विद्रोह करने लगे थे और कैसे इन लोगों ने अपने से शक्तिशाली ब्रिटिश फोर्सेस का सामना किया था। दोस्तों, लगातार चलने वाले ये रिबेलियंस एक साथ देखने पर मैसिव लगते हैं, लेकिन असल में ये अपने फैलाव में पूरी तरह लोकल थे और एक दूसरे से आइसोलेटेड थे। इन सभी का कैरेक्टर इसीलिए एक जैसा नहीं था कि ये किसी नेशनल या कॉमन एफर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि ये कॉमन कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन समय और जगह सबकी अलग अलग थी। सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इन रिबेलियंस के सेमी फ्यूडल लीडर्स बैकवर्ड लुकिंग और ट्रेडिशनल आउटलुक वाले थे, जो अभी भी पुरानी दुनिया में रह रहे थे, मॉडर्न वर्ल्ड की थिंकिंग और अप्रोच से कोसों दूर। ये बस पुराने फॉर्म्स ऑफ रूल और सोशल रिलेशंस को फिर से एस्टैब्लिश करना चाहते थे। ब्रिटिशर्स एक एक करके सभी रेबल एरियाज को शांत कर लेते हैं, कुछ को कंसेशंस देकर तो कुछ को पूरी तरह खत्म करके। उदाहरण के तौर पर वेलुथाम्पी को मृत्यु होने के बाद भी पब्लिकली हैंग किया जाता है, जिससे लोगों के मन में एक डर पैदा कर सकें। इन सिविल रिबेलियंस का सप्रेशन एक कारण बनता है कि 1857 की क्रांति का असर साउथ इंडिया और ज्यादातर वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में देखने को नहीं मिलता। इनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इस बात में है कि ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट विद्रोह का एक स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल लोकल ट्रेडिशन एस्टैब्लिश करते हैं और आजादी के लिए आगे होने वाले संघर्ष में इंडियंस के लिए प्रेरणा का एक सोर्स बनते हैं। आइए अब ट्राइबल रिवोल्ट्स की बात करते हैं। ट्राइबल रिवोल्ट्स। दोस्तों, 19th सेंचुरी के दौरान ट्राइबल पीपल भी करीब 100 से ज्यादा रिवोल्ट्स में भाग लेते दिखते हैं।
बहुत ही साहस के साथ ये लोग विद्रोह में अपनी भागीदारी देते हैं। ट्राइबल लोगों की नाराजगी के कई कारण थे। कॉजेज ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स। सबसे पहला कारण तो यह था कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके रिलेटिव आइसोलेशन को खत्म कर दिया था। जहां अभी तक ये अपनी कम्युनिटी में पीसफुली रह रहे थे, इनका मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बहुत ज्यादा लिंक नहीं था। वहीं ब्रिटिश रूल के आने के बाद ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तेजी से जोड़ा जाने लगा। कुछ जगह पर ब्रिटिशर्स ट्राइबल चीफ्स को जमींदार्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और लैंड रेवेन्यू का नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ट्राइबल प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा दिया जाता है। साथ ही ट्राइबल एरियाज में क्रिश्चियन मिशनरीज का आना भी बहुत बढ़ जाता है। ये लोग ट्राइबल्स को कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश रूल के दौरान ट्राइबल्स के बीच मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रेवेन्यू फार्मर्स जैसे मिडलमैन की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। ये लोग आउटसाइडर्स थे और धीरे धीरे ट्राइबल्स को डेट के जाल में फंसाकर उनके लैंड पर कब्जा करने लगते हैं। इसकी वजह से ट्राइबल पीपल एग्रीकल्चरल लेबरर्स, शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट्स की पोजीशन में आने लगे थे। कॉलोनियलिज्म की वजह से फॉरेस्ट के साथ भी ट्राइबल्स की रिलेशनशिप में चेंज आता है। ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज अपनी लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन फॉरेस्ट पर भी अपना कब्जा कर लिया था और ट्राइबल्स के फॉरेस्ट एरिया एक्सेस करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। इसके अलावा पुलिसमैन और बाकी ऑफिशियल्स के द्वारा शोषण और एक्सटॉर्शन भी ट्राइबल्स के लिए कॉमन हो गया था। रेवेन्यू फार्मर्स और गवर्नमेंट एजेंट्स ट्राइबल्स से बेगार यानी कि फोर्स्ड अनपेड लेबर का काम भी लेते थे। रीजन टू रीजन इंटेंसिटी जरूर डिफर करती थी, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज के पुराने लिविंग सिस्टम को ब्रिटिश रूल ने काफी हद तक डिस्टर्ब कर दिया था और यही एक कॉमन फैक्टर था सभी ट्राइबल अपराइजिंग्स के पीछे। आइए अब ट्राइबल्स के रिवोल्ट के तरीके और उसके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। मेथड्स ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड एग्जांपल्स। दोस्तों, ज्यादातर ट्राइबल अपराइजिंग्स ब्रॉड बेस्ड होती थीं। इनमें हजारों की संख्या में ट्राइबल्स भाग लेते थे। रिबेलियन तब शुरू होता था जब ट्राइबल्स शोषण से पूरी तरह दुखी हो जाते थे और उन्हें लगता था कि अब उनके पास फाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। विद्रोह के दौरान आउटसाइडर्स जैसे कि मनी लेंडर्स, जमींदार्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर अटैक किया जाता था, उनकी प्रॉपर्टी को लूटा जाता था और उन्हें गांव से बाहर कर दिया जाता था। कई जगह पर ट्राइबल रिवोल्ट्स को रिलीजियस और कैरिज्मेटिक लीडर्स ने लीड किया था, जिन्हें मसीहा बोला जाता था। ये लोग क्लेम करते थे कि इनके पास मैजिकल पावर्स हैं, जिनकी हेल्प से ये ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। इनके कहने पर बड़ी संख्या में ट्राइबल मासेस विद्रोह से जुड़ जाते थे। हालांकि ट्राइबल्स और ब्रिटिशर्स का मुकाबला बराबरी का नहीं था। एक तरफ सभी मॉडर्न वेपन्स के साथ ट्रेन्ड आर्मी हुआ करती थी, तो दूसरी तरफ हाथ में पत्थर, भाला, कुल्हाड़ी जैसे हथियार लिए ट्राइबल्स। इस अनइक्वल वॉरफेयर में लाखों की संख्या में ट्राइबल्स अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं। दोस्तों, मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह हैं। पहला ट्राइबल रिबेलियन 1768 में बंगाल में हुआ था। इसे चुआर रिबेलियन कहा जाता है। इसके अलावा बंगाल में ही 1783 का रंगपुर रिबेलियन, वेस्टर्न महाराष्ट्र में सेवाराम की लीडरशिप में 1825 का भील रिवोल्ट, छोटा नागपुर एरिया में हुई 1832 की कोल अपराइजिंग और 1855 का सांथाल हूल इंपॉर्टेंट हैं। ट्राइबल रिवोल्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए एक केस स्टडी देखते हैं। यह केस स्टडी है सबसे बड़े ट्राइबल रिवोल्ट कहे जाने वाले सांथाल हूल की। सांथाल हूल और अपराइजिंग। दोस्तों, सांथाल्स भागलपुर और राजमहल के बीच के एरिया में रहते थे। इसे दमन कोह कहा जाता था। ब्रिटिश रूल के आने के बाद इनके एरिया में आउटसाइडर्स यानी कि डिकूज एंटर करते हैं और सांथाल्स का शोषण शुरू हो जाता है। जमींदार्स, मनी लेंडर्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स की वजह से सांथाल्स की लाइफ बदलने लगती है। इनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। जमींदार्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तरह तरह के एक्सटॉर्शंस करने लगते हैं। लोन लेने पर 50 से 500% तक के हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाते हैं। अलग अलग तरीकों से सांथाल्स की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना शुरू हो जाता है। मार्केट्स और हाट्स में इन्हें धोखा देकर ज्यादा वसूली की जाती है।
इस तरह के शोषण और अत्याचारों से परेशान होकर सांथाल्स विद्रोह करने पर मजबूर होते हैं। 1854 में ट्राइबल हेड्स यानी कि माझीज और परगनाइट्स मिलकर विद्रोह के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। जमींदार्स और मनी लेंडर्स को लूटने की कुछ घटनाएं भी शुरू हो जाती हैं। 30 जून 1855 को ट्राइबल लीडर्स भागानिधि विलेज में करीब 6000 सांथाल्स की असेंबली बुलाते हैं। ये 400 विलेजेस को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर रिवोल्ट का बैनर रेज करने और आउटसाइडर्स को बाहर करने का फैसला लिया जाता है। सिद्धू और कान्हू संथाल हूल के मुखिया रेबल लीडर्स थे। ये लोग दावा करते हैं कि ठाकुर यानी कि गॉड ने खुद इनसे हथियार उठाने और आजादी के लिए फाइट करने को कहा है। लीडर्स सांथाल मेन और वुमेन को बड़ी संख्या में मोबिलाइज करना शुरू करते हैं। इसके लिए गांव-गांव में प्रोसेशन निकाले जाते हैं। जल्द ही 60,000 सांथाल्स इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। ये लोग 1500 से 2000 के बैंड्स बनाकर जमींदार्स और महाजन्स पर हमला शुरू कर देते हैं। इनके घर, पुलिस स्टेशन, रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट्स, पोस्ट कैरियर्स एटसेट्रा पर अटैक किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि डिकू एक्सप्लॉयटेशन और कॉलोनियल पावर के सभी सिंबल्स पर अटैक होता है। इस विद्रोह में संथाल्स की मदद बहुत से नॉन ट्राइबल्स और गरीब डिक्कूज भी करते हैं, जैसे कि मिल्कमैन या ग्वालाज एटसेट्रा। इन्हें प्रोविजंस और सर्विसेज देते हैं। लोहार्स रेबल बैंड्स के साथ रहते हैं, उनके वेपन्स को सही शेप में रखने के लिए। जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिबेलियन के बड़े स्टार के बारे में पता चलता है, वो इनके विरुद्ध मिलिट्री कैंपेन लॉन्च कर देती है। आर्मी की 10 से भी ज्यादा रेजिमेंट्स को बुलाया जाता है। अफेक्टेड एरियाज में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया जाता है और विद्रोह के नेताओं को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए तक के इनाम की घोषणा कर दी जाती है। बहुत ही क्रूरता के साथ संथाल्स के विद्रोह को दबा दिया जाता है। 15,000 से ज्यादा संथाल्स की हत्या कर दी जाती है। 10 से भी ज्यादा गांवों को पूरी तरह तबाह कर दिया जाता है। सिद्धू को पकड़कर अगस्त 1855 में मार दिया जाता है। वहीं कान्हू फरवरी 1856 में विद्रोह के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में एक्सीडेंट के जरिए पकड़े जाते हैं। राजमहल हिल्स पूरी तरह संथाल के खून में नहा चुके होते हैं। संथाल्स ने बहुत ज्यादा साहस का परिचय दिया और आखिरी दम तक सरेंडर नहीं किया। आखिर में ब्रिटिशर्स को इन्हें शांत करने के लिए 1856 में संथाल परगना एक्ट पास करना पड़ता है। इसके जरिए संथाल्स के लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। एक्ट किसी भी नॉन ट्राइबल को संथाल लैंड ट्रांसफर करने पर बैन लगा देता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी 1857 से पहले के कुछ मेजर सिविल और ट्राइबल रिबेलियंस की कहानी। इससे पता चलता है कि 1857 की क्रांति अचानक से नहीं हुई थी। उसके पीछे ब्रिटिश डोमिनेशन के अगेंस्ट विद्रोह करने की एक लंबी हिस्ट्री रही थी। फर्क बस इतना था कि 1857 से पहले के ज्यादातर विद्रोह का स्टार लोकल या रीजनल रहा था, जबकि 1857 की क्रांति काफी बड़े स्तर पर हुई थी।